करना। कभी कभी कुछ सीन्स में ना कोई डायलॉग नहीं होता, सिर्फ एक विजुअल ट्विस्ट होता है और बस इतने में ही पूरा थिएटर सीटियां मारने लगता है, चीयर करने लगता है। कल्कि में कर्ण का रिवील बिल्कुल वैसा ही मोमेंट था। बहुत लोग इसे बाहुबली के बाद इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े गूज़बम्प्स मोमेंट्स में गिनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस सीन के अंदर जो सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर इतना इम्पैक्ट छोड़ दिया इसने? क्योंकि ये सीन ना सिर्फ एक वेपन ट्रांसफॉर्मेशन सीन नहीं था। इस सीन के पीछे एपिक नैरेटिव था, सालों की ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस थी और फिल्म मेकिंग की कुछ ऐसी चॉइसेस थी जो शायद पहली बार देखते वक्त हम में से ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। तो आइए सीन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं इसका। इस रिवील का अगर इम्पैक्ट समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि हम फिल्म में यहाँ तक लाए कैसे गए। फिल्म का नाम है कल की, लीड में है प्रभास जो इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। तो ऑलमोस्ट हर किसी ने मान लिया था कि भैरवा ही कल की निकलेगा। ऊपर से उसका नाम भी है भैरवा, जो शिव जी का एक उग्र रूप माना जाता है और उनका बेस भी काशी है, यानी कि शिव की नगरी। मतलब फिल्म शुरू से ही ऑडियंस को एक डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर रही थी। इंटरनेट पर भी इतनी थ्योरीज बन चुकी थी कि भाई प्रभास का जो कैरेक्टर है भैरवा वो शिव जी का अवतार है या मे बी वो हनुमान जी का अवतार है। कुछ लोगों ने तो ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि सुमति के पेट में जो बच्चा है, यानी कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के पेट में जो बच्चा है वो ही फ्यूचर से आया है अपनी माँ को बचाने, यानी कि भैरवा फ्यूचर से आया है। लेकिन फिल्म ने इनमें से एक भी थ्योरी को फॉलो नहीं किया और वही इस रिवील की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब ऑडियंस को लगने लगता है कि उन्होंने ट्विस्ट पहले ही पकड़ लिया है, तब फिल्म बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो रिवील था ये सिर्फ ऑडियंस को शॉक करने के लिए नहीं था, बल्कि इसने एक लॉजिकल गैप को भी फिल कर दिया। सोचो एक नॉर्मल बाउंटी हंटर जिसके पास ना कोई डिवाइन पावर है और ना ही कोई स्पेशल एबिलिटी, वो अश्वत्थामा जैसे हजारों साल पुराने अमर योद्धा के सामने इतनी देर तक टिक कैसे गया? अब पहली बार देखते वक्त तो हम इसको इग्नोर कर देते कि ठीक है यार, उसके पास में गैजेट्स है, उसके पास में ट्रिक्स है। लेकिन रिवील की बात सब समझ आता है, भैरवा कभी नॉर्मल था ही नहीं, उसकी असली पहचान बस अब तक छुपी हुई थी। तो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर सीन की। तो शंभाला में सब कुछ बिखर चुका है, अश्वत्थामा बंधे हुए हैं, भैरवा बेहोश पड़ा है, सुमति बिल्कुल अकेली है। मतलब सिचुएशन ऐसी है जहां लगता है कि हीरोज के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। और इस पॉइंट पर फिल्म अपना गेम शुरू करती है। अश्वत्थामा के हाथ से उनकी पुरानी स्ट्रिक छूट जाती है। इतनी बड़ी फाइट चल रही है लेकिन अचानक कैमरा बस उसी पर फोकस करता है। ये फिल्म मेकिंग का मतलब एक सिंपल सा ट्रिक है। तो यहाँ पर डायरेक्टर बिना कुछ बोले से ऑडियंस को सिग्नल दे रहा है कि देखो इस ट्रिक को ध्यान रखना, इसको याद रखना, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है। और इसके बाद में वो मोमेंट आता है जिससे मतलब सब कुछ ऐसे एलिवेट ही होते रहता है। शंबाला की ट्री ऑफ लाइफ से एक चमकता हुआ पत्ता अलग होता है, गिरता है और सीधा और स्टिक पर आ जाता है। अब ये विजुअल काफी अच्छा है, लेकिन फिल्म इसके थ्रू ये दिखाती है कि अब जो होने वाला है वो किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। यानी कि यहाँ पर नेचर ने इंटरफेयर कर लिया है और जैसे ही स्टिक पर वो पत्ता गिरता है तो स्टिक वो टूटती है और उसमें से निकलता है विजय धनुष। अब यहाँ पर विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? तो देखो अब तक ना जो यहाँ पर फाइट चल रही थी वहां पर बड़ी ब्लूइश टोन थी और जो अटैक करने के लिए लोग आए थे उनकी लेजर्स वगैरह चल रही थी, उसी चीज ने डोमिनेट कर रखा था। लेकिन विजय धनुष के सामने आते ही भैरवा पर मतलब एक वार्म गोल्डन लाइट आती है, यानी कि उसको डिवाइन दिखाने के लिए कि भाई ये कर्ण सूर्य देव के पुत्र हैं। इसलिए काफी लोग इस गोल्डन लाइट को उनके सिंबॉलिक कनेक्शन के रूप में भी देखते हैं। अब देखो डायरेक्टर ने कभी इस बात को ऐसे बोला नहीं है, लेकिन मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ऐसा ही होगा। अब बात आती है प्रभास की परफॉर्मेंस की, जिसको लोग बहुत ज्यादा शक करते हैं, लेकिन मे बी वो इस सीन का अंडररेटेड पार्ट तो है। पूरी फिल्म में भैरवा का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। मस्ती मजाक करता है, हर चीज को थोड़ा लाइटली लेता है और फाइट भी दिमाग और गैजेट्स के दम पर करता है। लेकिन जैसे विजय धनुष उसके हाथ में आता है उसका पूरा पोस्चर ही बदल जाता है। चेहरा वही, लेकिन आप एक्सप्रेशंस को देखो, आप देखने के तरीके को देखो। अब यहाँ पर कोई डायलॉग नहीं बोला गया, लेकिन ऑडियंस समझ चुकी कि ओके ये अब ये भैरवा नहीं रहा। और ये चेंज ना सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, ये एक्शन के अंदर भी इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। देखो पहले भैरवा की फाइटिंग थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल और जुगाड़ू लगती थी, यहाँ पर मूव बहुत ही कंट्रोल्ड है, कोई जल्दी नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, जैसे उसे हर अगला स्टेप पहले से पता हो। मैं इसको कहूंगा कि मतलब बड़ा ही प्रिसाइज है, यानी कि भैरवा प्रिसाइज नहीं है बट कर्ण इज प्रिसाइज। तो फिल्म हमें ये बताने की कोशिश नहीं करती है कि कर्ण आ चुके हैं, उल्टा वो हमें फील करवाने की कोशिश करती है। और इसीलिए यहाँ पर शायद से डायलॉग्स भी बहुत कम रखे गए हैं। मतलब एक आध डायलॉग, ये एक कर्ण का डायलॉग है और एक अश्वत्थामा का डायलॉग है, क्योंकि उसके बाद का बाकी काम तो कैमरा, बैकग्राउंड स्कोर और परफॉर्मेंस ने कर दिया। और मेरे ख्याल से अच्छी फिल्म मेकिंग वो भी होती है जहाँ पर डायरेक्टर खुद से हर चीज नहीं बताता और थोड़ा ऑडियंस पर भी छोड़ देता है कि आप क्या समझते हो इसके बारे में। अब बात करते हैं कि कैसे म्यूजिक ने भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो जब तक फाइट चल रही है ना, तब तक सब कुछ फ्यूचरिस्टिक नॉइज है, लेजर फायर है, वहां पर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही विजय धनुष आता है
ये सब कुछ म्यूट हो जाता है, उसकी जगह सॉन्ग प्ले होता है वीरा धीरा। अब अगर आप इस सॉन्ग के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज देखोगे तो वो साईफाई फ्यूचरिस्टिक वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्लासिकल वाइब देते हैं। इसलिए सीन अचानक फ्यूचर वाली साईफाई फिल्म कम और किसी पुरानी महाकाव्य की लड़ाई ज्यादा लगने लगती है। म्यूजिक बिना कुछ बोले बता देता है कि अब स्क्रीन पर भैरवा है ही नहीं भाई, अब यहाँ कोई गैजेट्स नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर है प्रॉपर एंशिएंट वेपन। अब यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल है जो शायद बहुत लोगों ने मिस कर दी होगी। तो इस पर्टिकुलर सॉन्ग के अंदर भैरवा की एंट्री के म्यूजिक के एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, मतलब ये दिखाने के लिए कि ओके दोनों जो पर्सनालिटीज है वो कैसे कनेक्टेड है। यानी कि फिल्म शुरुआत से ही इसी रिवील की तरफ बिल्ड तो कर रही थी खुद को। चलो अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत में अश्वत्थामा और कर्ण का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा फिल्म में दिखाया गया है। दोनों एक ही साइड से लड़ तो रहे थे, लेकिन उनके बीच में हमेशा सब कुछ ठीक नहीं था। कई बार तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है, टेक्स्ट में ऐसा बताया गया है। लेकिन कल्कि ने यहाँ पर एक डिसीजन लिया। फिल्म उन्हें सिर्फ दो वॉरियर्स नहीं बल्कि एक गहरे कनेक्शन के साथ दिखाती है। इसलिए जब अश्वत्थामा भैरवा के हाथ में विजय धनुष देखते हैं, उनके चेहरे पर मतलब सरप्राइज नहीं होता उतना, ऐसा लगता है कि वो अपने ही किसी साथी को पहचान गए हैं। और ये चेंज ना सीन को सिर्फ इमोशनल बनाने के लिए नहीं किया गया। मतलब तुम खुद सोचो कि अश्वत्थामा कितने साल से अकेले जी रहे हैं, उनके कंधों पर कितना बड़ा बोझ है और एक मिशन भी है उनके पास। अगर उनके सामने सिर्फ महाभारत का एक और योद्धा वापस आता तो शायद ये मोमेंट इतना पावरफुल नहीं लगता, लेकिन फिल्म उनके बीच एक इमोशनल कनेक्शन बना देती है। और इसी वजह से रिवील सिर्फ भैरवा का नहीं रहता, ये अश्वत्थामा के लिए भी एक इमोशनल पे ऑफ बन जाता है। अश्वत्थामा को पहली बार फील होता है कि ओके अब मुझे ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। इस रिवील की ना एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये अचानक से नहीं आता है। मतलब अगर आप दोबारा फिल्म को देखोगे तो पता चलता है कि नाग अश्विन ने ना फिल्म की शुरुआत से ही हिंट्स दे रखे थे भर भर के। सबसे पहले भैरवा की बैक स्टोरी हमें बताया जाता है कि उसको वॉर जोन में छोड़ दिया गया था और वो बाद में एक पायलट को मिला और उस पायलट ने उसे पाला। अगर इसे कर्ण की कहानी के साथ कंपेयर करो तो सिमिलैरिटी दिखने लगती है। महाभारत में भी कर्ण को जन्म के बाद छोड़ दिया गया था और उनकी परवरिश एक सारथी के घर हुई थी। और देखा जाए तो एक सारथी और एक पायलट दोनों काम तो ट्रांसपोर्टेशन का ही कर रहे हैं। I mean, ये कहानी मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है दोनों की, लेकिन आप पैरेलल्स देखो कितने ज्यादा सिमिलर हैं। फिर आता है टैरेट कार्ड वाला सीन, जो मैकेनिकल तोता वो सन कार्ड निकालता है लेकिन उस पर एक्लिप्स बना होता है। ये जो छोटा सा विजुअल है ना, ये मे बी नॉर्मल लगे, लेकिन जब वो फाइनल क्लाइमैक्स वाला रिवील आता है ना, उसके बाद में पता चलता है कि ओके यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि भैरवा की आइडेंटिटी, उसकी रियल आइडेंटिटी अभी भी छुपी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट इंटरवल के आसपास आता है जब भैरवा एक व्हील जैसी चीज उठाने की कोशिश करता है या फिर उसको रोकने की कोशिश करता है। काफी लोग इसे कर्ण के उस आइकॉनिक महाभारत मूवमेंट से कनेक्ट करते हैं जब कुरुक्षेत्र में उनके रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है और कर्ण भी यहाँ पर उस पहिए को निकालने की कोशिश करते हैं उसे उठाकर। इन सब चीजों को फिल्म ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन यार यही तो होता है ईस्टर एग्स। इसके अलावा एक और हिंट था भैरवा का नेचर। भैरवा बार बार बोलता है कि उसे सिर्फ अपना फायदा देखना है, लेकिन जब किसी की मदद करने का मौका आता है तो वो बिना सोचे कर भी देता है। उसने 500 यूनिट्स दान कर दी थी। ये क्वालिटी कर्ण की याद दिलाती है, जो अपनी दानवीरी के लिए मशहूर थे। शायद इसीलिए रिवील के बाद भैरवा का पूरा कैरेक्टर दोबारा देखने का मन करता है। अब देखो, मैं भैरवा कैरेक्टर का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ क्योंकि मैं मे बी प्रभास को उस कैरेक्टर के साथ में उतना रिलेट नहीं कर पाया और मूवी का मेजर पार्ट यानी कि फर्स्ट हाफ भैरवा की कॉमेडी में ही निकल गया। लेकिन जो पैरेलल्स है भैरवा और कर्ण के, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ किए गए हैं। आई विश कि उनमें थोड़ा ज्यादा फोकस होता। तो अब बात करते कि आखिर कर्ण ही क्यों, अर्जुन क्यों नहीं। तो नाग अश्विन ने खुद भी बताया है कि उन्होंने कर्ण को क्यों चुना। उनके हिसाब से महाभारत में कर्ण की कहानी हमेशा थोड़ी अधूरी लगती है। एक ऐसा योद्धा जिसे कभी अपनी गलतियां सुधारने का मौका ही नहीं मिला और कल्कि के थ्रू वो उसे वो मौका देना चाहते हैं। उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात कही कि ये बड़ा आसान है कि महाभारत को आप सिंप्लीफाई कर दो कि वो अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है, लेकिन असल में वहां हर कैरेक्टर अपनी सिचुएशंस और अपनी चॉइसेस का रिजल्ट था। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लिए जिनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें भुगतने पड़े। तो इस नए युग में ये फिल्म उन्हें मौका देती है इस बार एक अच्छे कॉज के लिए लड़ने का। अब जब कुछ लोगों ने कहा ना कि यार ये जो फिल्म है ये कर्ण को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और अर्जुन को कम दे रही है या फिर अर्जुन को पीछे कर रही है, तो नाग अश्विन ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने विवेक देबरॉय के महाभारत ट्रांसलेशन का रेफरेंस दिया और कहा कि कर्ण की ग्रेटनेस का जिक्र खुद महाभारत में भी कई जगह मिलता है। साथ ही उन्होंने ये भी हिंट दिया कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए फाइनल जजमेंट सीक्वल के बाद देना। तो आखिर हमने इस सीन से क्या समझा? ये सीन कोई वीएफएक्स रिवील नहीं है, यहाँ पर कोई हीरो एंट्री नहीं है, बल्कि इस सीन के पीछे रिलीजियस टेक्स्ट है, सीक्रेट टेक्स्ट है। इसके पीछे फोरशैडोइंग है, इसके पीछे अच्छा म्यूजिक है और सबसे इंपॉर्टेंट इसके पीछे एक अच्छा इंटेंट है।
इस सीन में जो हर एक छोटी डिटेल है ना वो किसी ना किसी वजह से यहाँ पर है। अब देखो मैं मानता हूँ कि कल्कि को दोबारा देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका फर्स्ट हाफ टायरिंग है, स्ट्रेच्ड है और उतना एंटरटेनिंग नहीं है। लेकिन अगर आप कल की दोबारा देखते हो तो ट्राई करना कि आप नोटिस करो भैरवा कैसे बात कर रहा है, वो क्या बातें बोल रहा है, उसके आसपास चीजें कैसे हो रही हैं। और जब आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे महाभारत से, कर्ण से, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा। एनीवे ये था सीन ब्रेकडाउन का एपिसोड 3। इससे पहले मैं विक्रम से रोलेक्स से कैमियो का ब्रेकडाउन भी कर चुका हूँ और आरआरआर से रामचरण की एंट्री का ब्रेकडाउन भी कर चुका हूँ। तो मैं सोचा क्योंकि काफी दिन हो गए एक और बार सीन ब्रेकडाउन किया जाए और इससे अच्छा सीन मुझे मिला नहीं फिलहाल। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का, किसी पर्टिकुलर कैमियो का ब्रेकडाउन करूं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलता हूं अब अगली वीडियो में।